ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, मध्य प्रदेश में भी आज 9 अप्रैल से ही गेहूं की खरीदी शुरू होने जा रही है। किसानों के लिए उपार्जन केंद्रों पर बेहतर व्यवस्था की जाएगी। गेहूं के साथ ही चना और मसूर, इन फसलों को भी खरीदेगी एमएसपी पर सरकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट बैठक हुई और इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। अब मध्य प्रदेश में देखिए एससी के छात्रों को भी छात्र गृह योजना के तहत मिलेंगे 10-10 हजार रुपए स्कॉलरशिप के रूप में। और भी एमपी कैबिनेट के कुछ फैसलों की डिटेल्स आप देख सकते हैं। पीएम श्री विद्यालय योजना के लिए 940 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एमपी उज्जैन में भूमि अधिग्रहण के लिए 590 करोड़ का बजट रखा गया है। बाकी छात्र गृह योजना में हर महीने 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे। किन किन स्टूडेंट को इसका लाभ मिलेगा, जिसकी डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों के लिए टीचर टेस्ट मामले में भी आज 9 अप्रैल को बहस होगी। वहीं मौसम विभाग की भी चेतावनी आ रही है। आज भी यूपी बिहार समेत 13 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ ईरान इजराइल जंग से जुड़े बड़े अपडेट देख लेते हैं। तो देखिए अगली बड़ी खबर, आखिरकार कुछ ही घंटों में टूट गया सीज फायर। ईरान की तेल रिफाइनरी में धमाका हुआ। यूएई पर भी ईरानी मिसाइलें आई। अभी बीते दिन आपको पता होगा 40 दिन बाद अमेरिका और ईरान के बीच जंग थमी थी। 2 सप्ताह के सीज फायर का ऐलान हुआ था और मुझ रूट खोलने की भी घोषणा की गई। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि ईरान में अब 2 सप्ताह का सीज फायर रहेगा, तब तक वो हमला नहीं करेंगे। लेकिन आखिर ये कैसा सीज फायर के कुछ ही घंटों बाद दोनों देशों की तरफ से सीज फायर को तोड़ दिया गया वापस। जबकि पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान के भीख मांगने पर हमने सीज फायर किया, लेकिन परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। किंतु देर रात खबर आई कि ईरान ने भी होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा बंद कर दिया। लेबनान पर इजरायली हमला हुआ जिसमें 254 लोगों की मौत हो गई। इजराइल और अमेरिका दोनों ही वापस सीज फायर को तोड़ चुके हैं और इस सीज फायर के तोड़ने पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि हमारे सीज फायर में हिजबुल्लाह शामिल नहीं है, यानी हिजबुल्लाह और दूसरे संगठनों पर अमेरिका इजराइल हमला करते रहेंगे। और सीज फायर के बाद देर रात भी हमला हुआ जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई। हालांकि एक दिन पहले वाली रात को ही अमेरिका ने पूरी मिसाइल तान दी थी, जित पर अड़ा था ईरान। लेकिन आखिरी मिनट में चीन ने एंट्री करते हुए पूरा गेम बदल दिया और बताया जा रहा है कि इस सीज फायर में भी चाइना का प्रमुख रोल रहा है। खैर, सीज फायर के टूटने का अभी तक ऑफिशियली ऐलान तो नहीं हुआ है। ट्रंप अभी भी यही कह रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह का संघर्ष विराम रहेगा और इन जंग पर अब 10 अप्रैल से स्थायी शांति पर भी इस्लामाबाद में चर्चा होगी। हमारे देश भारत ने भी अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम का स्वागत किया, स्थायी शांति की उम्मीद भी जताई। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि विश्व शांति के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। ईरान अब पुनर्निर्माण का काम शुरू कर सकता है। हालांकि सीज फायर के बीच दुनिया भर के लिए बड़ी राहत की खबर आई। पहले तो ईरान ने कहा था कि 2 दिन में खोल देगा होर्मुज के रास्ते। कुछ नई शर्तें भी रखी थी ईरान ने। एक तो होर्मुज रूट से गुजरने वाले जहाजों पर अब टैक्स वसूलेगा ईरान, और दूसरा सीज फायर होने के बावजूद भी ईरान का कहना है कि होर्मुज से गुजरने के लिए जहाजों को हमारी परमिशन लेनी होगी ऐसा। लेकिन सीज फायर का बाजार में अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला। जैसे ही युद्ध का शोर थमा, रुपया चमका, कच्चा तेल गिरा, भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स ने भी छलांग लगाई। देखिए बीते दिन हमारे भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स लगभग 3000 अंक चढ़कर 77,563 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 874 अंक बढ़ा। ऑटो, रियल्टी, बैंकिंग समेत कई सेक्टर्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली स्टॉक्स में। और अमेरिका ईरान सीज फायर के बाद कच्चा तेल भी $100 के नीचे आया, 15% तक सस्ता हो गया कुछ ही घंटों में क्रूड ऑयल का रेट, जो कि 6 साल में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट रही है। और सोना चांदी के भाव में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। चांदी 13,000 रुपए बढ़कर 2,44,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई, जबकि सोना 3,000 रुपए महंगा हुआ। और अभी गोल्ड का प्राइस अलग अलग कैरेट के हिसाब से क्या चल रहा देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। और वहीं देखिए पाकिस्तानी शेयर मार्केट में भी इतिहास की सबसे बड़ी तेजी देखने को मिली। अमेरिका ईरान सीज फायर के बाद पाकिस्तान का मार्केट 14,000 अंक चढ़ा, 9% की बढ़ोतरी देखने को मिली एक ही दिन में। और सीज फायर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा टेरिफ धमाका भी कर दिया। मतलब उन्होंने घोषणा कर दी है कि ईरान को जो देश हथियार देंगे उन पर 50% ज्यादा टेरिफ लगाएंगे हम। जो भी देश सैन्य हथियारों में ईरान की मदद करेंगे उन देशों पर अब ज्यादा टेरिफ टैक्स लगाया जाएगा। अमेरिका के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप ने ये सीधी सीधी चेतावनी भी दे दी है। वहीं अमेरिका ने तो एक और बड़ा दावा ये भी किया कि जंग में ईरान की 80% वायु रक्षा प्रणाली खत्म हो चुकी है, जबकि यूएस के सिर्फ 10% हथियार ही इस्तेमाल हुए। ये भी कहना है अमेरिका का। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक और नया चौंकाने वाला ऐलान किया। वो बोले कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता बेहद करीब है, जल्द ही दोनों देश मिलकर करेंगे काम। यूरेनियम संवर्धन का मुद्दा भी हल हुआ। सीज फायर की घोषणा के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ अच्छे रिश्ते और साथ में आगे काम करने की बात भी कही है। सोशल मीडिया पोस्ट में देख सकते हैं आप। वैसे दोस्तों ये जो 40 दिन तक जंग चली इसमें कई लोगों की जानें गई। देखिए आंकड़े, 3500 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई अमेरिका ईरान जंग में। 12 देशों पर हमले हुए। ईरान ने सबसे ज्यादा देशों पर हमले किए। युद्ध में पश्चिम एशिया के कई देशों को भयंकर नुकसान हुआ। ये कुछ आंकड़े देख सकते हैं आप, अब तक कहां कितनी मौतें हुई। अकेले ईरान में ही 2000 से ज्यादा लोगों की जानें गई है। पश्चिम एशिया में अमेरिका के कुछ अहम बेस यहाँ थे और इन सभी देशों पर ईरान ने हमला किया। इस वजह से युद्ध के कारण आर्थिक नुकसान भी काफी ज्यादा हुआ। ये डेटा आप देख सकते हैं। और ईरान युद्ध के बाद क्रूड ऑयल, कच्चे तेल की कीमतें भी कितनी ज्यादा बढ़ी हैं।
हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स में एक बड़ा दावा तो ये किया जा रहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तानी पीएम को जंग रोकने का पोस्ट भेजा। ड्राफ्ट मैसेज लेके होने पर सवाल किया। यूजर बोले कि ट्रंप की गुलामी कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज। और इधर ट्रंप का कहना कि सीजफायर में लेबनान शामिल नहीं है। ईरान बोला कि अकेला नहीं छोड़ सकते, इस वजह से अब पाकिस्तान की टेंशन और बढ़ने लगी है। चलिए अगली खबर देखिए। मध्य पूर्व में तनाव के बीच केंद्र सरकार ने एलपीजी आवंटन का भी नया फॉर्मूला तय किया। फार्मा, फूड और कृषि जैसे क्षेत्रों को राहत मिली है। केंद्र सरकार ने इन औद्योगिक क्षेत्रों को अब 10% अतिरिक्त एलपीजी उपलब्ध कराने का भी फैसला लिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से भी ये जानकारी दी गई। चलिए अगला अपडेट देखिए। युद्ध के हालातों के बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने तेल के संकट का भी पक्का इलाज ढूंढ लिया। अरुणाचल प्रदेश में भारत का नया ऑयल फील्ड बनाया जाएगा। यहाँ 2 नए हाइड्रो पावर प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने, जिन पर 40,000 करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि आने वाले वक्त में यह तेल संकट का समाधान होने वाला है भारत के लिए, ऐसा ताकि भविष्य में अगर इस तरह के युद्ध के हालात हो तो भारत में क्रूड ऑयल, कच्चे तेल वगैरह की इस तरह से कमी ना रहे। चलिए अगली खबर आ रही कि ईरान से 7 साल बाद अब कच्चा तेल खरीद रहा हमारा देश भारत। एक जहाज जो कि चाइना जा रहा था लेकिन बीच रास्ते से ही लौटा और ये जहाज इसी सप्ताह पूर्वी तट पर पहुंचेगा। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच आखिरकार भारत ने 7 साल बाद ईरान से तेल खरीदना फिर से शुरू कर दिया है। शिपिंग डेटा के मुताबिक ये जया नाम का टैंकर ईरानी क्रूड लेकर भारत के पूर्वी तट की ओर आ रहा है। ये इसका रूट मैप भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ब्याज दर यानी रेपो रेट की जो इंटरेस्ट रेट है वो 5.25% पर बरकरार रखी। तो रेपो रेट में बदलाव नहीं होने की वजह से बैंकों के लोन वगैरह महंगे नहीं होंगे। हालांकि रेपो रेट घटी भी नहीं है तो इस वजह से लोन सस्ते भी नहीं होंगे लेकिन महंगे भी नहीं होंगे, ऐसा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर ने एमपीसी मीटिंग के नतीजों का फैसलों का ऐलान किया और इसमें बताया कि एक तो रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया, जबकि पिछले साल 2025 में 4 बार रेपो रेट घटाई थी 1.25% के लगभग। लेकिन इस नए वित्त वर्ष की जो ये पहली मीटिंग हुई इसमें रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि भारत की मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति मजबूत है लेकिन ईरान युद्ध की वजह से हालात चुनौतीपूर्ण है। एनर्जी, तेल, गैस की कीमतें बढ़ने से ग्लोबल ग्रोथ पर भी खतरा मंडरा रहा है। हर 2 महीने में होती है आरबीआई की मीटिंग, तो अब जून में होगी वापस, तब देखते हैं क्या फैसले आते हैं। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर। मणिपुर राज्य में एक बार फिर से लगा कर्फ्यू, इंटरनेट की रफ्तार भी थम गई। 2 बच्चों की मौत के बाद भड़क उठी जातीय हिंसा। दरअसल मणिपुर में बीते दिन 2 बच्चों की हत्या कर दी गई। उसके बाद कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और 5 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया है मणिपुर में बढ़ते तनाव के बीच। चलिए खबर देखिए। किसानों के लिए खाद सब्सिडी 4,317 करोड़ रुपए बढ़ाई गई और अब 1,350 रुपए में ही मिलेगा डीएपी बैग भी। 40,000 करोड़ के 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी मंजूर किए गए। मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही। केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक हुई जिसमें 2.25 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स और प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में कृषि, ऊर्जा और शहरी परिवहन शामिल है। पहला फैसला तो ये रहा, खरीफ फसल 2026 के लिए 41,534 करोड़ की खाद सब्सिडी दी है सरकार ने ताकि किसान भाई लोगों को सस्ते में उर्वरक खाद वगैरह मिलता रहे। दूसरा, राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट पर 79,459 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तीसरा, राजस्थान में जयपुर मेट्रो फेज 2 में 13,000 करोड़ से बढ़ेगी कनेक्टिविटी। और चौथा, यह हाइड्रो पावर सेक्टर के लिए 40,000 करोड़ के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। तो ये केंद्र की कैबिनेट बैठक के कुछ महत्वपूर्ण फैसले रहे। चलिए अगला अपडेट देखिए। इस साल अमरनाथ यात्रा के लिए 15 अप्रैल से ही पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहे हैं। देश भर में 4 बैंकों की 554 शाखाओं में होगा रजिस्ट्रेशन। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की तरफ से ये जानकारी दी गई। इन बैंकों में रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी। इस बार अमरनाथ यात्रा में जम्मू, पहलगाम और बालटाल से दिया जाएगा परमिट। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। एक बड़ी अच्छी खबर है, हमारे देश की नई उपलब्धि देखिए। भारत ने न्यूक्लियर रोड मैप में हासिल की बड़ी सफलता। दूसरे चरण में प्रवेश कर लिया है भारत ने इस मामले में। कल्पकम PFBR ने हासिल की क्रिटिकलिटी। ये भारत के परमाणु रोड मैप के मामले में एक बड़ी सफलता है, यानी जल्द ही भविष्य में परमाणु ऊर्जा का शक्तिमान बनेगा भारत। स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाकर तैयार कर लिया हमारे देश भारत ने और भारत के इस तकनीकी सफलता के बाद आने वाले 400 सालों की बिजली गारंटी पूरी हो पाएगी। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश बन चुका है क्योंकि ये परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाने की काफी जटिल तकनीक है जिसको भारत ने हासिल कर लिया है। अच्छी बात यह है कि इसमें कोई विदेशी मदद नहीं ली बल्कि पूरी तरह से स्वदेशी इंजीनियरिंग से इसको तैयार किया गया। अब भविष्य में थोरियम के इस्तेमाल का रास्ता खोलेगा भारत। परमाणु विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका और फ्रांस अभी ये 2 ही देश जो कि एक ही डिजाइन को अपनाए हुए हैं परमाणु रिएक्टर के मामले में। जर्मनी और ब्रिटेन की कोशिशें नाकाम रही और भारत दूसरे नंबर पर आ चुका है इस मामले में। ऐसा तो ये वाकई में भारतीय इंजीनियरों की एक बड़ी अच्छी सफलता है, वैज्ञानिकों की, और इसी बात पर एक लाइक तो बनता है दोस्तों। हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए ये अच्छी बात है, तो फटाफट से दिल से इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए। अभी तो हम कुछ और काम की खबरें, महत्वपूर्ण न्यूज अपडेट्स देखेंगे, लेकिन इससे पहले दोस्तों अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा पहले से ही, क्योंकि आप चैनल पर जाकर विजिट करके देखना। हर रोज काम की महत्वपूर्ण खबरें, बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट, मुख्य समाचार सबसे पहले आपको DLS न्यूज चैनल के माध्यम से मिल जाते हैं आसान भाषा में। तभी तो आपका अपना DLS भाई आपको कहता है कि जुड़ जाओ यार रोजाना। खैर अपनी ढेर सारी बातें करेंगे बाद में, फिलहाल सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले कुछ मौसम अपडेट पर नजर डाल
लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे दूसरी न्यूज की तरफ। तो देखिए दोस्तों, मौसम विभाग ने कहा कि एक तो इस साल मानसून में 6% कम बारिश का अनुमान है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इन राज्यों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है इस साल के मानसूनी सीजन में। लेकिन अभी जो बेमौसम बारिश हो रही है, इस वजह से कई राज्यों में किसान भाई लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए, बीते दिन भी उत्तराखंड के चारों धामों में बर्फबारी देखने को मिली, राजस्थान के भी कई जिलों में ओले गिरे, मध्य प्रदेश में तो अभी 3 चक्रवात सिस्टम एक्टिव है और उत्तर प्रदेश में तो पिछले 7 दिन में आंधी, तूफान, बिजली की घटनाओं में 15 लोगों की मौतें हो गई। इतने गंभीर हालात चल रहे हैं। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। उत्तर प्रदेश में मेरठ, सहारनपुर में जमकर ओले गिरे, सफेद चादर से बिछ गई, इतनी ओलावृष्टि हुई। प्रयागराज में पीपा पुल भी बह गया। यूपी के 30 शहरों में अभी भी आंधी बारिश की चेतावनी है। ये ओलावृष्टि की तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी ज्यादा ओले गिर रहे हैं। इस बीच 9 अप्रैल को आज उत्तर प्रदेश में मौसम कैसा रहेगा? कई जिलों में ओलावृष्टि, आंधी, तूफान और बारिश, बिजली की चेतावनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर किसान को जल्द ही मुआवजा मिले। सभी जिला प्रशासन अधिकारियों को किसानों की खराब फसलों का तुरंत सर्वे करने का आदेश भी दिया और बीमा क्लेम भी जल्द निपटाने के निर्देश दिए, तो जिलों को तुरंत राहत राशि भी मिलेगी जल्दी। और अब देखिए, राजस्थान में भी बारिश और ओलावृष्टि से तरबतर हालात चल रहे हैं। बिजली गिरने से एक गैस सिलेंडर फट गया, आग लग गई जिस वजह से। हालांकि कल राजस्थान के कई जिलों में बारिश वगैरह देखने को मिली, लेकिन अब आज से राजस्थान में तो मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश में अभी भी 3 चक्रवात एक्टिव हैं, जिसके चलते 7 जिलों में बारिश और 11 जिलों में तेज हवाएं, आंधी, तूफान का भी अलर्ट है। कुछ जिलों में ओले गिरने का भी अनुमान जारी किया है। आज 9 अप्रैल को मध्य प्रदेश के इन जिलों में बारिश की येलो चेतावनी है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग की माने तो 11 अप्रैल को तो मध्य प्रदेश में एक और नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। इसका असर भी प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल सकता है ऐसा। और पहाड़ी राज्यों की भी स्थितियां देखिए दोस्तों। 4 धाम यात्रा से 11 दिन पहले ही बर्फ से ढके 4 धाम, 7 जिलों में स्नोफॉल हुई। रुद्रप्रयाग में तो मानो दिन में ही अंधेरा छा गया, इतना मौसम खराब और काले बादल नजर आए। हिमाचल प्रदेश में भी पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, मैदानों में बारिश हो रही। सेब बागानों को भारी नुकसान पहुंचा, एंटी हेल नेट भी क्षतिग्रस्त हुई। ये हिमाचल की भी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं खराब मौसम की। इस बीच अगले 2 दिन मौसम का हाल क्या रहेगा? 8 अप्रैल और 9 अप्रैल को इन राज्यों में बारिश की तेज संभावना रहेगी। मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है। और भी भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं किन किन राज्यों में आंधी, तूफान, तेज बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट रहेगा। लगभग आधे से भी ज्यादा भारत के राज्यों में अगले 12 से 24 घंटों के दौरान भी खराब मौसम देखने को मिलेगा। अच्छा, वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों? आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा जरूर, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, अगला अपडेट, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो भक्त नहीं वो धार्मिक परंपरा को चुनौती कैसे दे रहा है। केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह सवाल किया कि ऐसी याचिकाओं पर सुनवाई क्यों हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि जो लोग भगवान अयप्पा के भक्त नहीं है, वे केरल के सबरीमाला मंदिर की परंपराओं को कैसे चुनौती दे सकते हैं। चलिए कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए दोस्तों। बीजेपी बंगाल चुनाव के लिए कल 10 अप्रैल को जारी करेगी अपना मैनिफेस्टो, चुनावी घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। अभी एक दिन पहले कांग्रेस ने तो घोषणाएं कर दी है, महिलाओं को हर महीने 2-2 हजार, किसानों को 15,000। पश्चिम बंगाल के लिए कांग्रेस ने ये कुछ बड़े वादे किए। कल बीजेपी का भी आ जाएगा चुनावी घोषणा पत्र। और इस बीच देखिए, बंगाल में बीजेपी ने आरोप लगाया, कहा कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले की पीड़िता की मां से बदसलूकी की गई। प्रचार के दौरान उन पर हमले की कोशिश की। ममता बनर्जी ने भवानीपुर से नामांकन भरा। वहीं इधर भाजपा और आरएसएस को जहरीला सांप कहने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ शिकायत भी दर्ज हुई। चुनाव आयोग से एफआईआर की मांग की गई और खड़गे ने गुजरातियों पर दिए गए अपने बयान पर भी खेद जताया। केरलम में उन्होंने गुजरातियों को अनपढ़ कहा था, तो इसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी। वहीं इधर पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर टीएमसी ने आरोप लगाया, कहा कि